क्या आपने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना की है जहां आपका अपना जीवन साथी आपकी मौजूदगी से शर्मिंदा हो? एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां चमक दमक के पीछे गहरे राज छिपे होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसे समाज से छिपाकर रखा गया, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति को पहचाना तो उसने पूरी महफिल को हिलाकर रख दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आत्मसम्मान और साहस की एक मिसाल है। अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल गाला के रहस्य को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर दिन वीडियो पोस्ट करते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप हमें कहां से और किस समय सुन रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से विवाहित हैं जो आपकी उपस्थिति से शर्मिंदा है, जो दोस्तों से फुसफुसाता है कि आप में उसके साथ सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पर्याप्त शिष्टता नहीं है। 5 सालों तक अनन्या शर्मा ने मुंबई की शानदार सड़कों पर यह खामोश अपमान सहा, जबकि उनके पति शक्तिशाली व्यवसायी रोहन मल्होत्रा शहर के सबसे विशिष्ट समारोहों में अपनी गोरी प्रेमिका के साथ घूमते थे। लेकिन उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण रात मुंबई के अभिजात वर्ग के चैरिटी गाला में कुछ असाधारण हुआ। जिस महिला को वह तुच्छ समझते थे, जिसे उन्होंने एक गंदे रहस्य की तरह छिपाकर रखा था, वह प्रकट हुई। और जब उसने उस सुनहरे संगमरमर के हॉल को पार किया तो सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। उस रात जो हुआ उसने न केवल अनन्या की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे मुंबई के उच्च समाज की सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया। अगर आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खुद को छोटा महसूस किया है जिसे आपकी सराहना करनी चाहिए, तो यह कहानी आपके अंदर एक ऐसी ताकत जगाएगी जिसके बारे में आप जानते भी नहीं थे। अगर आप मानते हैं कि हर महिला सम्मान की हकदार है तो वीडियो को लाइक करें और आइए मिलकर जानें कि कैसे अनन्या ने अपने सबसे बड़े अपमान को अपनी सबसे शानदार जीत में बदल दिया। मुंबई फैशन और सुनहरे सपनों का शहर अपनी शानदार खिड़कियों के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपाए हुए था जिसे अनन्या शर्मा बहुत अच्छी तरह से जानती थीं। किसी की परछाई में जीने वाले का अकेलापन। सर्दियों की ठंडी सुबहों में जब धुंध शहर के पुराने हिस्सों को ढक लेती थी, वह बांद्रा की पत्थरीली सड़कों पर अकेले घूमती थी। कोलाबा कॉजवे के महंगे कैफे में जाने वाली खूबसूरत महिलाओं को देखती थी। रोहन मल्होत्रा एक बदलाव के वादे के रूप में उनके जीवन में आए थे। भारत में बसे एक व्यवसायी जो पूरे एशिया में फैले लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म मल्होत्रा एस्टेट्स के मालिक थे। उनके पास उस तरह का खतरनाक आकर्षण था जो समझदार महिलाओं को अपना होश खोने पर मजबूर कर देता था। जब वे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी के एक आर्ट गैलरी में मिले तो अनन्या 28 साल की एक फ्रीलांस अनुवादक थीं, बुद्धिमान और सुसंस्कृत, लेकिन उस सामाजिक चमक के बिना जिसे वह आवश्यक मानते थे। शादी मुंबई के एक रजिस्ट्री कार्यालय में एक अंतरंग समारोह में जल्दी से हो गई। कोई भव्य पार्टी नहीं, कोई परिवार मौजूद नहीं। रोहन ने दावा किया कि वह कुछ विचारशील और सुरुचिपूर्ण पसंद करते हैं। अनन्या प्यार में और भोली ने सोचा कि यह रोमांटिक था। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह पहला संकेत था कि वह उनसे शर्मिंदा थे। पहले 2 साल एक सावधानी से आयोजित हनीमून थे। रोहन उन्हें छोटे और आरामदायक रेस्तरां में डिनर पर ले जाते थे जो मुंबई के अभिजात वर्ग की सुर्खियों से दूर थे। वे छोटी गैलरियों में एक साथ कला खरीदते थे। कम भीड़ वाली रातों में ही एनसीपीए जाते थे। अनन्या सोचती थी कि वह अंतरंगता को महत्व देते हैं। वास्तव में वह उन्हें अपनी असली दुनिया से दूर रख रहे थे। बदलाव क्रमिक और क्रूर था। बहाने सूक्ष्म रूप से शुरू हुए। प्यार, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है अगर मैं कंपनी के कार्यक्रम में अकेला जाऊं? यह बहुत उबाऊ है। वे केवल व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। फिर वे और अधिक सीधे हो गए। अनन्या, तुम जानती हो कि ये लोग अलग हैं। शायद इस बार तुम्हारा घर पर रहना बेहतर है। जुहू के सुरुचिपूर्ण जिले में उनका अपार्टमेंट उनका सुनहरा पिंजरा बन गया। जबकि रोहन ताज लैंड्स एंड के समारोहों और ओबेरॉय होटल की विशेष छतों पर घूमते थे,
अनन्या अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए घर पर व्यावसायिक दस्तावेजों का अनुवाद करती रहती थीं। उन्होंने उसे काम करने से कभी नहीं रोका। इसका मतलब यह स्वीकार करना होगा कि वह उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं। दोस्तों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। अनन्या, हम कार्यक्रमों में रोहन के साथ कभी क्यों नहीं मिलते? तुम लोग ठीक तो हो? वह मुस्कुराती और बहाने बनाती। सिर दर्द, काम की प्रतिबद्धता, थकान, लेकिन अंदर ही अंदर एक घाव हर उस झूठ के साथ गहरा होता जाता था जो उसे एक ऐसे आदमी के गौरव की रक्षा के लिए बोलना पड़ता था जो उसकी रक्षा नहीं करता था। यह हैंगिंग गार्डन्स में एक अकेली सैर के दौरान था कि अनन्या ने पहली तस्वीर देखी। एक भारतीय गॉसिप पत्रिका में रोहन एक आश्चर्यजनक महिला के बगल में मुस्कुराते हुए छपे थे। 24 वर्षीय रूसी मॉडल नताशा पेट्रोवा, प्लैटिनम गोरे बालों और बर्फीली आंखों के साथ। कैप्शन में लिखा था, व्यवसायी रोहन मल्होत्रा और उनकी साथी फैशन जिले में नए मिशेलिन रेस्तरां के उद्घाटन पर। उनकी साथी उनकी पत्नी नहीं, उनकी साथी। उस रात जब रोहन घर आए, अनन्या रसोई की मेज पर बैठी थी और उसके सामने पत्रिका खुली हुई थी। उन्होंने तस्वीर को देखा, फिर उसे देखा और बस कहा, यह काम है अनन्या, वह होटल की ग्राहक है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, यह नहीं बताया कि वह उसे क्यों नहीं ले गए थे। उन्होंने स्थिति को ऐसे संभाला जैसे कि यह महिलाओं का पागलपन हो, एक महत्वहीन बात। अगले महीनों में नताशा की प्रस्तुतियां कई गुना बढ़ गईं, हमेशा एक साथी के रूप में, हमेशा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में। अनन्या ने एक दर्दनाक कौशल की खोज की, अपने पति के कपड़ों में दूसरी महिला के महंगे इत्र को पहचानना, उन रंगों में लिपस्टिक के निशान पहचानना जो उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, उन रातों में उनकी अनुपस्थिति महसूस करना जब उन्हें कार्यालय में देर तक रुकना पड़ता था। सबसे अपमानजनक क्षण कादम्बरी के साथ दोपहर के भोजन के दौरान आया, जो एक पुरानी विश्वविद्यालय की सहपाठी थी जिसने एक राजनयिक से शादी की थी। वे ताजमहल पैलेस होटल के सुरुचिपूर्ण सी लाउंज में मिले, जो कांच के गुंबदों के नीचे था, जो मुंबई की दोपहर की सुनहरी रोशनी को छानता था। अनन्या, कादम्बरी ने उस क्रूर विनम्रता के साथ कहा जिसमें केवल महिलाएं माहिर होती हैं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने कल रात रोहन को डॉनेक्स क्लब में देखा। वह एक बहुत खूबसूरत गोरी के साथ था। वे बहुत अंतरंग लग रहे थे। अनन्या मुस्कुराई और अपनी कॉफी हिलाई, स्वाभाविकता का नाटक करते हुए। ओह हाँ, वह नताशा होगी, एक महत्वपूर्ण ग्राहक। रोहन व्यक्तिगत रूप से बड़े निवेशकों का ख्याल रखते हैं। कादम्बरी ने उसे एक लंबे पल के लिए अध्ययन किया। अनन्या प्रिय, उसने शादी की अंगूठी पहनी हुई थी। दुनिया रुक गई। कैफे की सुरुचिपूर्ण हलचल, चीनी मिट्टी के कपों की खनक, इतालवी, फ्रेंच और अंग्रेजी में फुसफुसाती बातचीत, सब कुछ बदल गया। एक दूर की गूंज में अनन्या कादम्बरी के जाने तक मुस्कान बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन जिस क्षण वह अकेली रह गई, आंसू एक खामोश तूफान की तरह आ गए। वह घर पहुंची, रोहन का सामना करने के लिए दृढ़ थी, लेकिन वह वहां नहीं था, न अगली रात न ही उसके बाद। जब वह आखिरकार 3 दिन बाद दिखाई दिया तो वह उपहार लेकर आया, एक महंगा हैंडबैग, फ्रांसीसी इत्र, गहने जो बिना शब्दों के माफी की तरह लग रहे थे। मैं दिल्ली के होटल के साथ समस्याओं का समाधान कर रहा था। उसने उतनी ही आसानी से झूठ बोला जितनी आसानी से वह सांस लेता था। तुम जानती हो कि ये व्यावसायिक यात्राएं कैसी होती हैं। अनन्या ने चुपचाप उपहार स्वीकार कर लिए, इसलिए नहीं कि वह झूठ पर विश्वास करती थी, बल्कि इसलिए कि वह अभी भी नहीं जानती थी कि सच्चाई का सामना कैसे किया जाए। शानदार अपार्टमेंट, आरामदायक जीवन, एक सफल व्यवसायी की पत्नी की पहचान, यह सब यह स्वीकार करने के खालीपन से बेहतर लग रहा था कि उसकी शादी एक दिखावा थी। लेकिन अपमान की एक सीमा होती है और अनन्या अपनी सीमा की खोज करने वाली थी। अगर आप इस कहानी को फॉलो कर रहे हैं और कुछ इसी तरह से गुजरे हैं तो नीचे कमेंट करें। क्या आप में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत थी या आप झूठ के आराम क्षेत्र में रहे? आइए मिलकर जानें कि अनन्या ने इस स्थिति से बाहर निकलने की ताकत कैसे पाई।
रोहन के दोहरे जीवन की खोज नीले आकाश में बिजली की तरह नहीं आई। ये मुंबई में अक्टूबर की महीन और लगातार बारिश की तरह आई। क्रमिक, अपरिहार्य और अनदेखा करना असंभव। महीनों तक अनन्या ने अनजाने में अपनी ही त्रासदी की एक अनिच्छुक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा किए थे। ये एक शनिवार की सुबह थी, जब रोहन नहा रहा था कि उसे उसका फोन ड्रेसिंग टेबल पर भूला हुआ मिला। स्क्रीन एक संदेश के साथ जली और जो नाम दिखाई दिया वह पेट में एक घूंसे की तरह था। नताशा। संदेश में बस इतना कहा गया था, प्रिय, मैं आज रात तुम्हारी बाहों में रहने का इंतजार नहीं कर सकती। मैं तुमसे असीम प्यार करती हूं। अनन्या के हाथ कांप गए जब उसे एहसास हुआ कि वह असीम रूसी में लिखा गया था। रोहन ने अपनी मूल भाषा में प्यार के शब्द किसी दूसरी महिला को सिखाए थे, ऐसे शब्द जो उसने अपनी पत्नी के साथ कभी साझा नहीं किए थे। उस पल, उस कमरे में खड़ी होकर जिसे वे 5 साल से साझा कर रहे थे, उन महंगे फर्नीचर से घिरी हुई जिसे उसने अकेले चुना था, उन कलाकृतियों से जिन्हें उन्होंने कभी एक साथ चर्चा नहीं की थी, अनन्या ने अपनी स्थिति की भयावहता को समझा। यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, यह उसके जीवन में उसके अस्तित्व का एक व्यवस्थित विलोपन था। रोहन एक महंगे तौलिए में लिपटा हुआ बाथरूम से बाहर निकला। उसके काले बाल अभी भी नम थे, उस अहंकारी आत्मविश्वास के साथ जो उसे पहले आकर्षक लगता था। जब उसने उसे देखा तो अनन्या अभी भी फोन पकड़े हुए थी। तुम मेरी चीजों में ताक झांक कर रही हो। उसकी आवाज में कोई अपराध बोध नहीं था, केवल पकड़े जाने की झुंझलाहट थी। रोहन, नताशा तुम्हारे लिए कौन है? सवाल उससे जितना इरादा था उसे कमजोर निकला। उसने आह भरी जैसे किसी बच्चे को कुछ स्पष्ट समझाना हो। अनन्या, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। वह एक महत्वपूर्ण ग्राहक है। रियल एस्टेट का व्यवसाय रिश्तों पर निर्भर करता है। रिश्ते जिनमें रूसी में मैं तुमसे असीम प्यार करती हूं शामिल है। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ खतरनाक चमक उठा, फिर उसका भाव ठंडा, गणनात्मक हो गया। तुम पागल हो रही हो, और अगर तुम मेरी निजता में ताक झांक करना जारी रखती हो तो हमें गंभीर समस्याएं होंगी। धमकी जहरीले धुएं की तरह हवा में लटकी रही। अनन्या समझ गई कि उसने एक रेखा पार कर ली है, लेकिन वह रेखा नहीं जो उसने सोची थी। उसने उस रेखा को पार कर लिया था जो उसे उस विनम्र महिला से अलग करती थी जिसे उसने गढ़ा था, उस महिला से जो जागना शुरू कर रही थी। अगले दिनों में रोहन अधिक सावधान हो गया, लेकिन और भी क्रूर हो गया। उसने स्पष्ट रूप से निर्दोष टिप्पणियां करना शुरू कर दिया जो ब्लेड की तरह कटती थीं। अनन्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हेयर स्टाइल तुम्हें बूढ़ा बना रहा है? या प्रिय, शायद यह जिम में शामिल होने का समय है। नताशा टिप्पणी कर रही थी कि भारतीय महिलाएं अपना कितना अच्छा ख्याल रखती हैं। वह अब बिना छिपाने की कोशिश किए लगातार नताशा के बारे में बात करता था। नताशा ने एक नए रेस्तरां की सिफारिश की थी। नताशा को लगता था कि उसे समकालीन कला में निवेश करना चाहिए। नताशा की यूरोपीय राजनीति पर एक दिलचस्प राय थी। हमेशा नताशा को ऐसा लगता है, नताशा ने यह सुझाव दिया, जैसे कि वह जानबूझकर दूसरी महिला के अस्तित्व को पत्नी के चेहरे पर रगड़ रहा हो। सबसे दर्दनाक क्षण घर पर एक डिनर के दौरान आया। रोहन ने कुछ रूसी सहयोगियों को व्यापार पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था और अनन्या ने उसके दोस्तों को प्रभावित करने के लिए सीखी गई व्यंजनों का उपयोग करके एक विस्तृत भोजन तैयार किया था। उसने सावधानी से तैयार किया, एक सुरुचिपूर्ण लेकिन विचारशील पोशाक का चयन किया। उसने सावधानी से मेकअप किया। जब पुरुष आए तो रोहन ने उसे बस मेरी पत्नी अनन्या के रूप में पेश किया। मेरी प्यारी पत्नी, या मेरे जीवन की महिला के रूप में नहीं, बस मेरी पत्नी, उसी लहजे में जिसका उपयोग वह मेरी सचिव या मेरी नौकरानी कहने के लिए करता। डिनर के दौरान वे ज्यादातर समय रूसी में बात करते रहे, उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। अनन्या व्यंजन परोसती, खाली गिलास उठाती, जब कोई उसकी दिशा में देखता तो विनम्रता से मुस्कुराती। वह अपने ही घर में अदृश्य थी। तभी एक सहयोगी निकोलाई मोरेट ने अंग्रेजी में टिप्पणी की, रोहन, तुम्हें नताशा को मॉस्को से मिलवाने के लिए लाना चाहिए। मेरी पत्नी उसे शहर दिखाने में प्रसन्न होगी।
इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बहरा कर देने वाला था। रोहन ने निकोलाई पर एक चेतावनी भरी नजर डाली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या मेज के पास खड़ी थी, सब्जियों की एक ट्रे पकड़े हुए, जब हकीकत उस पर एक हिमस्खलन की तरह आ गिरी। वे सभी नताशा के बारे में जानते थे। रोहन के सहयोगी, उनकी पत्नियां, उसका सामाजिक दायरा, सभी जानते थे कि उसकी एक प्रेमिका थी और वे इसे सामान्य बात मानते थे। वह अकेली थी जिसे अंधेरे में रखा गया था, अकेली जिसे मूर्ख बनाया गया था। माफ करना, उसने फुसफुसाया, ट्रे को मेज पर रखते हुए, और रसोई में चली गई। वहां संगमरमर के काउंटर पर अपने हाथ टिकाए अनन्या ने अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह भोजन कक्ष से आने वाली हंसी, कटलरी की खनक, रूसी में जीवंत बातचीत सुन सकती थी। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, जबकि उसकी दुनिया ढह रही थी। रोहन कुछ मिनट बाद रसोई में दिखाई दिया, उसे सांत्वना देने या माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि उसे डांटने के लिए। अनन्या, तुम नाटकीय हो रही हो, वापस जाओ और डिनर परोसना खत्म करो। रोहन, वे सब उसके बारे में जानते हैं। किस बारे में जानते हैं? उसकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। नताशा के बारे में, तुम दोनों के बारे में, इस तथ्य के बारे में कि तुम्हारी एक क्या? बोलो। अनन्या ने उसे घूरा। उस पल उसने उसे सालों में पहली बार वास्तव में देखा। उसने उस ठंडक, उस अहंकार, उस खराब छिपे हुए तिरस्कार को देखा जो वह उसके लिए महसूस करता था। एक प्रेमिका, उसने आखिरकार कहा। रोहन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। अपने शब्दों से सावधान रहो अनन्या, यहां तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक है। निराधार ईर्ष्या के कारण इसे जोखिम में डालना बुद्धिमानी नहीं होगी। धमकी स्पष्ट थी। वह उस पर आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक रूप से निर्भर थी। वह यह जानता था और इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। उस रात मेहमानों के चले जाने के बाद अनन्या कमरे की छत को घूरती हुई जागती रही। रोहन उसके बगल में शांति से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उसने अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए अपनी ही पत्नी को धमकी न दी हो। तभी उसने एक निर्णय लिया जो सब कुछ बदल देगा। अगले दिन जब रोहन कार्यालय में था, अनन्या एक उद्देश्य के साथ घर से निकली। वह मुंबई की शानदार सड़कों पर तब तक चली जब तक कि वह फैशन जिले में नहीं पहुंच गई, जो भारतीय विलासिता का धड़कता हुआ दिल था। वह दुकानों में नहीं गई, वह मॉडलिंग एजेंसियों में गई। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में 3 प्रयास लगे जो बात करने को तैयार हो। एक बड़ी रिसेप्शनिस्ट, दयालु आंखों और एक महाराष्ट्रियन लहजे के साथ ने नताशा पेत्रोवा का नाम तुरंत पहचान लिया। रूसी, खूबसूरत लड़की। लेकिन महिला ने अनन्या का अध्ययन करते हुए एक विराम लिया। क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? अनन्या ने एक गहरी सांस ली। मैं रोहन मल्होत्रा से विवाहित हूं। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा पूरी तरह से बदल गया। करुणा, आश्चर्य और गुस्से जैसी कोई चीज उसके चेहरे पर आ गई। प्रिय, उसने धीरे से कहा, तुम्हें बैठने की जरूरत है। उस अक्टूबर की ठंडी दोपहर में अनन्या ने जो कुछ खोजा, उसने न केवल उसकी शादी के बारे में उसकी धारणा को बदल दिया, बल्कि खुद के बारे में उसकी धारणा को भी बदल दिया। नताशा पेत्रोवा सिर्फ रोहन की प्रेमिका नहीं थी, वह गर्भवती थी और पिछले 3 सालों में 2 अन्य महिलाएं थीं। हमेशा मॉडल, हमेशा गोरी, हमेशा तब छोड़ दी जाती थीं जब वह ऊब जाता था। लेकिन और भी बहुत कुछ था। रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम टेरेसा था, ने कई लड़कियों के साथ काम किया था जो रोहन के जीवन से गुजरी थीं। सभी ने एक ही कहानी सुनाई। वह उन्हें विश्वास दिलाता था कि वे विशेष हैं, कि उसकी पत्नी सिर्फ एक सुविधा की व्यवस्था थी कि वह जल्द ही तलाक ले लेगा। मेरी पत्नी मेरी संस्कृति को नहीं समझती, वह रूसियों से कहता था। उसके पास मेरे साथ चलने के लिए आवश्यक परिष्कार नहीं है, उसने यूरोपीय लोगों को समझाया। हमेशा एक ही कहानी, हमेशा अनन्या को उसके और सच्ची खुशी के बीच बाधा के रूप में चित्रित करना। जब वह उस रात घर पहुंची तो रोहन अपने कार्यालय में फोन पर रूसी में बात कर रहा था। अध खुले दरवाजे से उसने उसे यह कहते सुना, चिंता मत करो मेरी प्रिय, जल्द ही हम सार्वजनिक रूप से एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र होंगे। अनन्या बेडरूम में गई,
अलमारी खोली और उन महंगे कपड़ों को देखा जो उसने सालों से उसके लिए खरीदे थे। ऐसी पोशाकें जो उसने कभी नहीं पहनी क्योंकि वह कभी बाहर नहीं गई। सुंदर जूते जो अछूते रहे क्योंकि उसके पास जाने के लिए कहीं नहीं था। वह एक गुड़िया के घर में एक गुड़िया थी जिसे दृश्य को पूरा दिखाने के लिए रखा गया था, लेकिन वास्तव में कभी भी नाटक का हिस्सा नहीं थी। उस रात शादी के 5 सालों में पहली बार अनन्या ने डिनर तैयार नहीं किया। जब रोहन ने पूछा क्यों, तो उसने बस कहा, मेरा मन नहीं था। उसके चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति ने लगभग सभी वर्षों के अपमान की भरपाई कर दी। लगभग। वाह! अनन्या का परिवर्तन रात भर में नहीं हुआ। यह छोटे विद्रोहों के साथ शुरू हुआ जिसे रोहन ने शुरू में नजरअंदाज कर दिया। इसे पीएमएस या अस्थायी तनाव के रूप में व्याख्यायित किया। जब उसने उसकी प्रतिबद्धताओं के बारे में पूछना बंद कर दिया तो उसने राहत महसूस की। जब उसने अपने पसंदीदा भोजन तैयार करना बंद कर दिया तो उसने खाना मंगवाया। जब उसने दिन में अकेले बाहर जाना शुरू किया तो उसने ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अनन्या एक शतरंज खिलाड़ी की सटीकता के साथ हर चाल की योजना बना रही थी। पहला कदम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करना था। सालों तक उसने एक फ्रीलांस अनुवादक के रूप में काम किया था, लेकिन हमेशा एक विचारशील तरीके से, लगभग अपने करियर के लिए माफी मांगते हुए। अब उसने सक्रिय रूप से ग्राहकों की तलाश शुरू कर दी। उसकी इतालवी, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश में प्रवाह, एक प्रतिभा जिसे रोहन ने हमेशा एक दिलचस्प शौक के रूप में कम करके आंका था, उसका गुप्त हथियार बन गया। 2 हफ्तों में उसने 3 महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किए। एक स्विस फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए दस्तावेजों का अनुवाद करना, एक फ्रांसीसी नीलामी घर के साथ काम करना और एक अंतर्राष्ट्रीय कानून फर्म के लिए सेवाएं प्रदान करना। पैसा एक ऐसे खाते में आना शुरू हो गया जिसके बारे में रोहन नहीं जानता था। दूसरा कदम और भी रणनीतिक था। अनन्या ने एक निजी जासूस को काम पर रखा। विक्रम सिंह 50 साल का एक विचारशील व्यक्ति था, एक पूर्व पुलिसकर्मी जो अब वैवाहिक मामलों में माहिर था। उसका कार्यालय मुंबई के वित्तीय जिले के केंद्र में एक पुरानी इमारत में शोरगुल वाले लिफ्ट और गलियारों के साथ था, जिसमें कॉफी और महत्वाकांक्षा की गंध आती थी। श्रीमती मल्होत्रा, उन्होंने पहली मुलाकात के दौरान कहा, मुझे यह समझने की जरूरत है कि एक बार जब हम यह जांच शुरू कर देंगे तो कोई वापसी नहीं होगी। आप ऐसी सच्चाइयों की खोज करेंगी जिन्हें आप शायद जानना नहीं चाहेंगी। अनन्या ने उसे एक दृढ़ संकल्प के साथ घूरा जो वह खुद नहीं जानती थी। श्री सिंह, मैं पहले से ही जानती हूं कि मेरे पति की एक गर्भवती प्रेमिका है। मुझे जो चाहिए वह सबूत है। विक्रम पहली बार मुस्कुराया। तो चलो काम करते हैं। 3 हफ्तों तक जब रोहन ने विस्तृत झूठ और सुविधाजनक अनुपस्थिति की अपनी दिनचर्या जारी रखी, अनन्या ने अपनी फाइल बनाई। बांद्रा के सुरुचिपूर्ण जिले में नताशा के अपार्टमेंट में प्रवेश करने और बाहर निकलने की तस्वीरें, क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड जो उन रेस्तरां में रोमांटिक डिनर दिखाते हैं जहां वह अपनी पत्नी को कभी नहीं ले गया था, महंगे गहनों की खरीदारी, हमेशा जोड़े में एक उसके लिए, दूसरा नताशा के लिए। लेकिन सबसे विनाशकारी सबूत तब आया जब विक्रम ने एक संयुक्त बैंक खाते के अस्तित्व की खोज की जिसे रोहन ने नताशा के साथ बनाए रखा था। वह न केवल अनन्या को भावनात्मक रूप से धोखा दे रहा था, वह उस पैसे का उपयोग कर रहा था जो वे अपनी प्रेमिका का समर्थन करने के लिए एक साथ कमाते थे। यह इस समय था कि अनन्या को अपना ज्ञानोदय हुआ। वह नवंबर की एक धूसर दोपहर में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय के बगीचों में घूम रही थी, गुजरते लोगों को देख रही थी, हाथ में हाथ डाले जोड़े, छोटे बच्चों वाले परिवार, उसके जैसी अकेली महिलाएं, लेकिन जो अपनी ही संगत में सहज लग रही थीं। अचानक एक स्मृति उस पर एक फ्लैश की तरह आ गई। रोहन से मिलने से पहले वह एक स्वतंत्र महिला थी। उसके अपने दोस्त थे, अपनी रुचियां थीं, हर चीज पर अपनी राय थी। उसने आखिरी बार कब एक राय व्यक्त की थी जिसे उसने पहले से मंजूरी नहीं दी थी? उसने आखिरी बार कब अनायास कुछ किया था? उसने आखिरी बार कब आईने में देखा था और जो देखा उसे पसंद किया था? रोहन ने न केवल उसे धोखा दिया था,
उसने उसकी पहचान चुरा ली थी। उस रात उसने अपने वयस्क जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह न केवल उससे तलाक लेने जा रही थी, वह खुद को पूरी तरह से पुनः प्राप्त करने जा रही थी। नई अनन्या का पहला कदम नाटकीय था। उसने अपने लंबे भूरे बालों को काट दिया, जिसे रोहन प्यार करता था, और इसे एक साहसी प्लेटिनम गोरा रंग दिया। इसलिए नहीं कि वह नताशा की तरह दिखना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखना चाहती थी जिसे रोहन नहीं पहचानेगा। उसने ऐसे कपड़े खरीदे जो उसके व्यक्तित्व को व्यक्त करते थे, जीवंत रंग, आधुनिक कट, ऐसे टुकड़े जो उसे शक्तिशाली महसूस कराते थे। जब रोहन उस रात घर आया और उसे देखा तो उसकी प्रतिक्रिया विस्फोटक थी। तुमने अपने बालों के साथ क्या किया है? वह चिल्लाया, जैसे कि उसने उसके खिलाफ एक व्यक्तिगत अपराध किया हो। बदल दिया, उसने बस जवाब दिया, अपनी किताब पढ़ना जारी रखते हुए। तुम अश्लील, सस्ती लग रही हो। अपने बालों को गोरा रंगने से तुम किसके जैसी नहीं बन जाओगी रोहन। अनन्या ने किताब बंद कर दी और उसे घूरा, नताशा की तरह। इसके बाद जो सन्नाटा छाया वह बिजली से भरा था। रोहन को एहसास हुआ कि उसने जितना इरादा किया था उससे कहीं अधिक खुलासा कर दिया है। अनन्या, हास्यास्पद मत बनो। हास्यास्पद। वह उठी और 5 सालों में पहली बार रोहन ने एक कदम पीछे लिया। रोहन, मैं नताशा के बारे में सब कुछ जानती हूं, गर्भावस्था के बारे में, उससे पहले दूसरों के बारे में, संयुक्त बैंक खाते के बारे में, उस अपार्टमेंट के बारे में जो तुमने उसके लिए उसी पड़ोस में किराए पर लिया था जहां मेरी मां मरने से पहले रहती थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम कैसे? यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि यह खत्म हो गया है। रोहन ने स्थिति पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की, उन्हीं युक्तियों का उपयोग करते हुए जो सालों से काम कर रही थी। वह उस जोड़ तोड़ वाली मुस्कान के साथ उसके पास आया, उस मखमली आवाज के साथ जो उसे पहले पिघला देती थी। अनन्या, मेरी प्रिय, तुम नाटकीय हो रही हो। सभी पुरुषों का ध्यान भटकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मेरी पत्नी हो, यही मायने रखता है। लेकिन अनन्या में मौलिक रूप से कुछ बदल गया था। जो शब्द उसे पहले चोट पहुंचाते थे वे अब दयनीय लग रहे थे। रोहन, क्या तुम जानते हो कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है? उसने उसे भ्रमित होकर घूरा। मेरे पास अभी भी गरिमा है। तभी उसने उसे तलाक के कागजात सौंपे। रोहन ने दस्तावेजों को ऐसे देखा जैसे वे किसी विदेशी भाषा में लिखे गए हों। अनन्या, तुम गंभीर नहीं हो सकती। मैं अपने जीवन में कभी इतनी गंभीर नहीं रही। तुम्हें तलाक में कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास मुंबई के सबसे अच्छे वकील हैं। अनन्या महीनों में पहली बार मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कुछ भी मीठा या विनम्र नहीं था। रोहन, तुम एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। मैं एक अनुवादक हूं। मैंने उन सभी अनुबंधों को पढ़ा है जिन्हें तुमने मुझे सालों से अनुवाद करने के लिए कहा था, जिनमें स्विट्जरलैंड में तुम्हारे कारोबार से संबंधित अनुबंध भी शामिल है, जिन्हें तुमने भारतीय कर अधिकारियों को ठीक से घोषित नहीं किया है। उसके चेहरे से रंग पूरी तरह से उड़ गया। इसके अलावा, अनन्या ने जारी रखा, ऐसा लगता है कि नताशा अकेली नहीं है जिसे तुम अघोषित पैसे से सहारा दे रहे हो। मॉडलिंग एजेंसी की टेरेसा ने मुझे तुम्हारी उदारता के बारे में बहुत दिलचस्प कहानियां सुनाई हैं। रोहन सोफे पर भारी मन से बैठ गया। जब से वे मिले थे, पहली बार वह छोटा लग रहा था। तुम क्या चाहती हो? न्याय, अनन्या ने जवाब दिया, और सम्मान, वे चीजें जो तुमने मुझे कभी नहीं दी, लेकिन मैं वैसे भी प्राप्त करूंगी। उस रात रोहन घर से चला गया और वापस नहीं आया। अनन्या खामोश अपार्टमेंट में अकेली रह गई, लेकिन सालों में पहली बार उसे परित्यक्त महसूस नहीं हुआ। उसे आजाद महसूस हुआ। 3 दिन बाद उसे विक्रम सिंह का फोन आया। श्रीमती मल्होत्रा, आपको यह देखने की जरूरत है। रोहन कुछ योजना बना रहा है। उसने जासूस के कार्यालय में जो खोजा उसने उसे क्रोधित कर दिया, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। रोहन सभी संपत्तियों को मुखौटा कंपनियों के नाम पर स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा था। उसे तलाक में कुछ भी नहीं छोड़ रहा था।
इसके अलावा उसने मुंबई की सबसे आक्रामक कानून फर्मों में से एक को काम पर रखा था, जो सार्वजनिक कार्यवाही में पूर्व पत्नियों की प्रतिष्ठा को नष्ट करने में माहिर थी। वह एक युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन रोहन ने एक महत्वपूर्ण बात को कम करके आंका था। अनन्या अब वह नाजुक और आश्रित महिला नहीं थी जिसे उसने गढ़ा था। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी ताकत की खोज की थी और वह बस इसका उपयोग करना शुरू कर रही थी। विक्रम, उसने कहा, तस्वीरों और दस्तावेजों को अपने बैग में रखते हुए, मुझे एक और चीज में तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? अनन्या मुस्कुराई और उस मुस्कान में कुछ खतरनाक था। मैं अगले महीने इंडो एशियन कल्चरल फाउंडेशन के चैरिटी गाला के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, खासकर कि वहां कौन होगा। इंडो एशियन कल्चरल फाउंडेशन का चैरिटी गाला मुंबई के सामाजिक कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। ताजमहल पैलेस होटल में सालाना आयोजित यह यूरोप के राजनीतिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग को एक साथ लाता था। रोहन ने पिछले 4 सालों में भाग लिया था, हमेशा नताशा के साथ, हमेशा समाज पत्रिकाओं के लिए फोटो खिंचवाता था, हमेशा एक सफल व्यवसायी और वांछित व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को मजबूत करता था। यह साल अलग होने वाला था। अनन्या ने अपनी उपस्थिति के हर विवरण की योजना बनाने में 2 सप्ताह बिताए, न कि उस उपेक्षित पत्नी के रूप में जो वह थी, बल्कि उस शक्तिशाली महिला के रूप में जो वह बन रही थी। पहला कदम कार्यक्रम के लिए अपना निमंत्रण सुरक्षित करना था। एक ऐसा कार्य जो उसने अपने नए ग्राहकों में से एक, भारत में फ्रांसीसी राजदूत के माध्यम से पूरा किया, जो एक राजनयिक सम्मेलन में उसके एक साथ अनुवाद कार्य से प्रभावित था। मैडम शर्मा, उन्होंने एक टेलीफोन कॉल के दौरान कहा, गाला में आपको अपने अतिथि के रूप में पाकर मुझे सम्मानित महसूस होगा। आपकी बुद्धि और लालित्य की एक महिला इस कार्यक्रम के लिए एक मूल्यवान अतिरिक्त होगी। अनन्या ने शालीनता से स्वीकार किया, यह जानते हुए कि रोहन उसे वहां देखकर चौंक जाएगा। लेकिन झटका तो बस शुरुआत थी। दूसरा कदम उसका शारीरिक परिवर्तन था, जिसे उसने एक कला के काम के रूप में देखा। उसने मुंबई की सबसे सम्मानित व्यक्तिगत स्टाइलिस्टों में से एक, रिया कपूर को काम पर रखा, जो शक्तिशाली महिलाओं को लालित्य के प्रतीक में बदलने के लिए जानी जाती थीं। श्रीमती शर्मा, रिया ने अपने परिष्कृत स्टूडियो में पहली परामर्श के दौरान कहा, मुझे बताएं कि आप अपनी उपस्थिति के माध्यम से क्या संवाद करना चाहती हैं। ताकत, अनन्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। स्वतंत्रता और कि मुझे शानदार होने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। रिया मुस्कुराई। तो चलो एक क्रांति पैदा करते हैं। और 10 दिनों तक अनन्या ने एक पूर्ण परिवर्तन किया। त्वचा उपचार जिसने उसे उज्जवल बना दिया, एक हेयर स्टाइलिस्ट के साथ सत्र जिसने उसके गोरे बालों को एक परिष्कृत और आधुनिक कट में तराशा, एक पूर्व मॉडल के साथ आसन कक्षाएं जिसने उसे सिखाया कि कैसे चलना है जैसे कि वह हर कमरे की मालिक हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्षण पोशाक का चुनाव था। रिया उसे सब्यसाची के स्टूडियो में ले गई, जहां वे व्यक्तिगत रूप से रचनात्मक निर्देशक से मिले। जब अनन्या ने व्यक्तिगत विवरणों का उल्लेख किए बिना अपनी स्थिति बताई, बस यह कहते हुए कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए कुछ अविस्मरणीय चाहिए, तो वह चुनौती में दिलचस्पी लेने लगा। 3 फिटिंग के बाद उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति बनाई। गहरे पन्ना हरे रंग में एक इतालवी रेशम की पोशाक, एक सुरुचिपूर्ण लेकिन अश्लील नहीं नेकलाइन के साथ, एक ऐसा फिट जो उसके शरीर के हर वक्र को बहुत अधिक प्रकट किए बिना महत्व देता है, और एक सूक्ष्म पूंछ जो हर मूवमेंट को एक नृत्य की तरह बनाती है। पोशाक सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, यह एक सुरुचिपूर्ण युद्ध की घोषणा थी। जब आप उस हॉल में प्रवेश करेंगी, स्टाइलिस्ट ने अंतिम फिटिंग के दौरान कहा, सभी की निगाहें आप पर होंगी, और यह सिर्फ पोशाक की सुंदरता के कारण नहीं होगा, बल्कि उस आत्मविश्वास के कारण होगा जो आप बिखेर रही हैं। परिवर्तन को पूरा करने के लिए अनन्या ने यूरोपीय उच्च समाज में सबसे अधिक मांग वाले मेकअप कलाकारों में से एक, एलेसेंड्रो कोंटे की सेवाओं को काम पर रखा। उसने एक ऐसा लुक बनाया जो उसकी हरी आंखों को नाटकीय रूप से उजागर करता था,
लेकिन क्लासिक लालित्य बनाए रखता था। परिणाम विनाशकारी था। एक महिला जो वोग के पन्नों से बाहर निकली हुई लग रही थी, लेकिन आंखों में एक तीव्रता के साथ जो सतही सुंदरता से कहीं अधिक का वादा करती थी। जबकि वह बाहरी रूप से बदल रही थी, अनन्या ने अपनी आंतरिक तैयारी पर भी काम किया। उसने एक संचार कोच को काम पर रखा, जिसने उसे उपस्थिति और सामाजिक प्रभाव की तकनीकें सिखाईं। उसने अपनी शारीरिक भाषा को नियंत्रित करना सीखा, अपनी आवाज को शक्ति के एक उपकरण के रूप में उपयोग करना, स्थायी निशान छोड़ने वाली बुद्धिमान बातचीत की कला में महारत हासिल करना। अनन्या, उसके कोच पेट्रिसिया मुरेल, एक सुरुचिपूर्ण फ्रांसीसी महिला जिसने शीर्ष सीईओ और राजनेताओं के साथ काम किया था, ने कहा, आपके पास कुछ ऐसा है जो पैसा नहीं खरीद सकता, प्रामाणिकता। इसे अपने गुप्त हथियार के रूप में उपयोग करे। गाला से पहले के दिनों में रोहन ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। कॉल जिनका उसने जवाब नहीं दिया, संदेश जिनका उसने जवाब नहीं दिया, यहां तक कि अपार्टमेंट का एक दौरा भी जिसे उसने दरबान के माध्यम से मना कर दिया। वह समझने लगा था कि उसने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया था कि क्या आने वाला है। गाला की सुबह अनन्या एक ऐसी शांति के साथ उठी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। उसने दिन एक विशेष स्पा में बिताया, एक रानी की तरह तैयार की जा रही थी, अपने राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी। आरामदायक मालिश, अंतिम त्वचा उपचार, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए निर्देशित ध्यान। शाम 7 बजे जब वह एक विचारशील लिमोसिन में ताजमहल पैलेस होटल पहुंची, तो अनन्या अपरिचित थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि ऊर्जावान रूप से। असुरक्षित और कमजोर महिला ने एक आधुनिक देवी को रास्ता दिया था, जो एक ऐसा आत्मविश्वास बिखेर रही थी जो लोगों को यह जानने से पहले ही देखने के लिए मुड़ने पर मजबूर कर देता था कि वह कौन थी। महल शानदार था, ऐतिहासिक अग्रभाग रोशन थे, आंतरिक आंगन विदेशी फूलों से सजाया गया था, संगमरमर के हॉल क्रिस्टल झाड़ के नीचे चमक रहे थे, जो पकड़े गए सितारों की तरह प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे। यूरोपीय अभिजात वर्ग गाला पोशाक में घूम रहा था, कई भाषाओं में बातचीत कर रहा था। हवा महंगे इत्र और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से भरी थी। अनन्या फ्रांसीसी राजदूत के साथ प्रवेश किया, जो स्पष्ट रूप से अपने साथ इतनी सुरुचिपूर्ण महिला होने पर गर्व महसूस कर रहा था। मुख्य प्रवेश द्वार पर सामाजिक प्रेस के फोटोग्राफरों द्वारा उनका स्वागत किया गया, जो तुरंत राजनयिक के रहस्यमय साथी में दिलचस्पी लेने लगे। मैडम कौन हैं? वैनिटी फेयर इटालियाना पत्रिका के एक पत्रकार ने पूछा। अनन्या शर्मा, उसने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो दिलचस्प कहानियों का वादा करती थी, एक व्यवसायी और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार। उस क्षण से वह जिज्ञासा और प्रशंसा के एक खामोश तूफान का केंद्र बन गई। पुरुष बातचीत शुरू करने के लिए पास आए। महिलाओं ने उसकी चुंबकीय उपस्थिति के रहस्य को समझने की कोशिश करते हुए उसका अध्ययन किया। वह 4 भाषाओं में धारा प्रवाह बातचीत करती थी, कला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और यूरोपीय अर्थव्यवस्था के बारे में ज्ञान प्रदर्शित करती थी, हमेशा उस व्यक्ति के लालित्य के साथ जो उस माहौल के लिए पैदा हुआ था। रात 9:30 बजे रोहन पहुंचा। अनन्या ने उसे उसकी उपस्थिति पर ध्यान देने से पहले देखा। वह मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, नताशा के साथ, जो स्पष्ट रूप से गर्भवती थी और एक सुनहरी पोशाक पहने हुए थी, जो महंगी होने के बावजूद अनन्या द्वारा बिखेरे गए परिष्कार के पास सामान्य लग रही थी। रोहन ने अपना सामान्य स्मोकिंग पहना हुआ था, बाल पूरी तरह से कंघी किए हुए थे, उस अहंकारी अभिव्यक्ति के साथ जो खुद को दुनिया का मालिक मानता था। एक पल के लिए अनन्या ने पुराने दर्द की एक चुभन महसूस की। फिर उसने एक गहरी सांस ली और याद किया कि वह कौन बन गई थी। रोहन ने उसे तब देखा जब वह एक समूह के साथ बातचीत कर रही थी, जिसमें मुंबई के मेयर, 2 राजदूत और एक अंतर्राष्ट्रीय फाउंडेशन के अध्यक्ष शामिल थे। वह इतनी अचानक रुका कि नताशा भ्रमित होकर उससे टकरा गई। रोहन, क्या हुआ? उसने रूसी में पूछा, अपने साथी की निगाहों का अनुसरण करते हुए। रोहन ने जो देखा उसने उसे प्रतिक्रियाहीन छोड़ दिया।
जिस महिला को उसने एक छाया तक कम कर दिया था, वह उस हॉल के बीच में एक सूरज की तरह चमक रही थी। वह न केवल सामाजिक कैलेंडर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मौजूद थी, वह उस पर हावी हो रही थी। अनन्या ने उसकी निगाहें खुद पर महसूस की, लेकिन तुरंत नहीं मुड़ी। उसने जर्मन राजदूत के साथ ब्रेक्सिट के आर्थिक प्रभावों पर अपनी बातचीत समाप्त की। वह मेयर के एक मजाकिया मजाक पर शालीनता से हंसी और तभी धीरे धीरे हॉल के पार रोहन की आंखों से मिली। उसने उन हरी आंखों में जो देखा वह दुख या याचना नहीं थी, यह शुद्ध शक्ति थी। उसने विनम्रता से समूह से माफी मांगी और रोहन और नताशा की ओर चली गई। हर कदम की गणना की गई थी, हर मूवमेंट बिल्ली जैसी लालित्य का प्रदर्शन था। आसपास की बातचीत कम हो गई क्योंकि लोगों को एहसास हुआ कि कुछ नाटकीय होने वाला था। रोहन, उसने कहा जब वह काफी करीब आ गई। उसकी आवाज पूरी तरह से नियंत्रित और पास के किसी भी व्यक्ति के लिए श्रव्य थी। तुम्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपनी शांति हासिल करने की कोशिश की। अनन्या, तुम यहां क्या कर रही हो? वही जो तुम कर रहे हो। मुझे लगता है दिलचस्प लोगों के साथ एक अद्भुत रात का आनंद ले रही हूं। उसने नताशा को एक मुस्कान के साथ देखा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तुम नताशा होगी। रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। नताशा, जो धारा प्रवाह इतालवी नहीं बोलती थी, ने अनुवाद के लिए रोहन की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से असहज था। अनन्या, चलो एक दृश्य नहीं बनाते हैं, उसने फुसफुसाया। एक दृश्य? अनन्या हंसी, एक संगीतमय ध्वनि जिसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। रोहन, मैं एक दृश्य क्यों बनाऊंगी? मैं बहुत मजा कर रही हूं। तभी फ्रांसीसी राजदूत पास आए। अनन्या प्रिय, इतालवी संस्कृति मंत्री आपसे मिलना चाहेंगे। वह यूरोपीय अर्थव्यवस्था पर सांस्कृतिक नीतियों के प्रभाव पर आपके विश्लेषण से प्रभावित थे। रोहन पीला पड़ गया। अनन्या को यूरोपीय राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा लुभाया जा रहा था, जबकि वह, जो हमेशा खुद को पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मानता था, को एक सहायक अभिनेता के रूप में माना जा रहा था। माफ करना, अनन्या ने विनम्रता से कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। जब वह उस लालित्य के साथ चली गई जिसने सभी की आंखों को उसका अनुसरण करने पर मजबूर कर दिया, तो रोहन को एक विनाशकारी सच्चाई का एहसास हुआ। उसने एक पत्नी से कहीं अधिक खो दिया था। उसने एक असाधारण महिला खो दी थी जिसे उसने अपनी क्रूरता के माध्यम से बनाने में मदद की थी। बाकी रात रोहन के लिए एक उत्तम यातना थी। जहां भी वह देखता वहां अनन्या थी, चमक रही थी, बातचीत कर रही थी, प्रशंसा की जा रही थी। पत्रकार साक्षात्कार मांग रहे थे, शक्तिशाली पुरुष उसके ध्यान के लिए होड़ कर रहे थे, प्रभावशाली महिलाएं उसकी दोस्ती चाहती थीं। इस बीच नताशा, जो स्थानीय भाषाएं नहीं बोलती थी और उस माहौल के लिए आवश्यक महानगरीय शिक्षा नहीं थी, एक अशांत समुद्र में एक लंगर की तरह रोहन के हाथ से चिपकी हुई थी। वह स्पष्ट रूप से असहज और अपने तत्व से बाहर थी। दया का कुब्ड ग्रास तब आया जब गाला के आधिकारिक प्रस्तुतकर्ता ने घोषणा की, हम श्रीमती अनन्या शर्मा की उपस्थिति को स्वीकार करना चाहेंगे। हमारी नई सांस्कृतिक राजदूत, जो लैटिन अमेरिका में राजनयिक मिशनों पर यूरोपीय फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करेंगी। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अनन्या न केवल इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में सफल रही थी, उसने एक प्रतिष्ठित पद हासिल किया था जो उसे अंतर्राष्ट्रीय हलकों में एक सम्मानित व्यक्ति बना देगा। रोहन ने असहाय होकर देखा, जबकि उसकी पूर्व पत्नी को उसी अभिजात वर्ग से एक स्थायी ओवेशन मिला जिसे वह हमेशा प्रभावित करना चाहता था। उस रात अनन्या ने न केवल यह साबित कर दिया था कि वह उसके बिना जीवित रह सकती है, उसने यह साबित कर दिया था कि वह इस तरह से समृद्ध हो सकती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और सबसे विनाशकारी बात, उसने यह सब खुद को ऊपर उठाने के लिए किसी को कम करने की आवश्यकता के बिना किया था। गाला के 6 महीने बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया, अनन्या दिल्ली के खान मार्केट में एक आकर्षक कैफे में बैठी थी, अपनी नई अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फर्म के लिए अनुबंधों की समीक्षा कर रही थी। भारतीय सुबह की धूप सदियों पुराने पेड़ों की पत्तियों के माध्यम से छन रही थी, उन पन्नों पर सुनहरे पैटर्न बना रही थी जिन्हें वह पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ रही थी।
उसका जीवन उन तरीकों से बदल गया था जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपीय फाउंडेशन के सांस्कृतिक राजदूत के पद ने ऐसे दरवाजे खोल दिए थे जिनके बारे में वह जानती भी नहीं थी। सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें उसकी बुद्धि, लालित्य और भाषाई कौशल के अनूठे संयोजन वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी। मुंबई का अपार्टमेंट बिक गया था। उसे मूल्य का आधा हिस्सा मिला, जो दिल्ली में एक सुंदर अपार्टमेंट खरीदने और अभी भी अपने व्यवसाय में निवेश करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। रोहन ने संपत्ति के विभाजन को जटिल बनाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या के वकील विक्रम सिंह द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूतों से लैस एक ऐसे समझौते पर पहुंचे जिसने रूसी व्यवसायी को बहुत अधिक पैंतरेबाजी के लिए जगह नहीं छोड़ी। वित्तीय स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक स्वतंत्रता थी। अनन्या ने फिर से खोज लिया था कि वह कौन थी जब कोई उसे ढालने या कम करने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने पाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसकी मजबूत राय थी, कि वह समकालीन कला से प्यार करती थी, कि उसकी हास्य की भावना उससे कहीं अधिक तेज थी जितनी उसने कल्पना की थी, कि उसकी स्वाभाविक उपस्थिति को आक्रामक होने की आवश्यकता के बिना सम्मान मिलता था। फोन बजा, उसके विचारों में बाधा डालते हुए। यह पेट्रिसिया मोर थी, उसकी पूर्व कोच, जो एक करीबी दोस्त बन गई थी। अनन्या, प्रिय, क्या तुमने मुंबई की खबरें देखी? नहीं, क्यों? रोहन गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसा लगता है कि जिन कर जांचों का आपने उल्लेख किया था, उन्होंने आखिरकार जोर पकड़ लिया है। उसकी कंपनी का ऑडिट किया जा रहा है और अफवाहें हैं कि उसे आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। अनन्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके एक छोटे पुराने हिस्से ने करुणा की एक चुभन महसूस की। ठीक नहीं, लेकिन उस आदमी के लिए उदासी जैसी कुछ जो वह हो सकता था। और नताशा? उसने पूछा। यह दिलचस्प हिस्सा है। जाहिर है कि उसने उसे पिछले हफ्ते छोड़ दिया, बच्चे को ले लिया और मॉस्को वापस चली गई। मेरे सूत्रों के अनुसार उसे उसके फोन पर किसी और महिला के संदेश मिले। ऐसा लगता है कि कुछ पुरुष कभी नहीं सीखते। अनन्या को इस खबर से कोई संतुष्टि महसूस नहीं हुई। उसे बदला या दुर्भावनापूर्ण खुशी महसूस नहीं हुई। उसने कुछ बहुत अधिक शक्तिशाली महसूस किया, पूर्ण उदासीनता। रोहन उसके जीवन के लिए अप्रासंगिक हो गया था। अनन्या, क्या तुम अभी भी वहां हो? हाँ, पेट्रिसिया, बस सोच रही हूं। किस बारे में? यह कितना अजीब है कि आप किसी से नफरत करना बंद कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उसे माफ कर दिया है, बल्कि इसलिए कि आपने बस परवाह करना बंद कर दिया है। यह सभी की सबसे मुक्तिदायक सच्चाई थी। महीनों तक अनन्या ने गुस्सा, बदला लेने की इच्छा, अपना मूल्य साबित करने की आवश्यकता को ढोया था। अब उसके जीवन के उन तरीकों से फलने फूलने के साथ जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, रोहन बस एक अप्रिय स्मृति बन गया था। महत्वपूर्ण क्योंकि उसने उसे अपनी ताकत के बारे में सिखाया था, लेकिन अब उसे चोट पहुंचाने या उसे परिभाषित करने में सक्षम नहीं था। कॉल समाप्त करने के बाद अनन्या अपने अनुबंधों पर लौट आई। उसकी दोपहर में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के साथ यूरोप और लैटिन अमेरिका के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान परियोजना पर एक महत्वपूर्ण बैठक थी। एक काम जो उसे उत्साहित करता था, जो उसके सभी कौशलों का उपयोग करता था, जो उसे उपयोगी और सम्मानित महसूस कराता था। शाम 4 बजे वह आधुनिक इमारत से बाहर निकली जहां बैठक हुई थी। परियोजना के विकास से उत्साहित थी। तभी उसने सड़क के दूसरी ओर एक परिचित व्यक्ति को देखा। रोहन एक कैफे के सामने खड़ा था, सीधे उसकी ओर देख रहा था। एक पल के लिए समय रुक गया। फिर अनन्या ने सड़क पार की। वह पिछले कुछ महीनों में स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो गया था। बाल भूरे हो गए थे, आंखों के चारों ओर नई झुर्रियां थीं, कंधों में एक झुकाव था जो पहले मौजूद नहीं था। उसने महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन जो बिना देखभाल के चुने गए लग रहे थे। अनन्या, उसने कहा जब वह पास आई। आवाज कमजोर, कम आधिकारिक थी। रोहन, तुम दिल्ली में क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। उसने उसे एक पल के लिए अध्ययन किया। किस बारे में? सब कुछ के बारे में। हम कैसे समाप्त हुए,
मेरे द्वारा की गई गलतियों के बारे में। अनन्या ने जलन की एक परिचित चुभन महसूस की। अब भी, सब कुछ के बाद भी, वह अभी भी सोचता था कि वह उसके लिए मौजूद है, कि उसकी भावनाएं और समय उसकी गलतियों को संसाधित करने के लिए उपलब्ध थे। रोहन, हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। कृपया बस 5 मिनट। कुछ चीजें हैं जो मुझे कहने की जरूरत है। अनन्या ने अपनी घड़ी देखी। उसके पास 2 घंटे में एक सामाजिक रात्रिभोज था, लेकिन वह उन कुछ मिनटों को दे सकती थी, उसके लिए नहीं, बल्कि उस अध्याय को निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए। वे कैफे की एक बाहरी मेज पर बैठ गए। रोहन ने एक डबल एस्प्रेसो का आदेश दिया। अनन्या, एक चाय। अनन्या, मैंने भयानक गलतियां की। मैंने तुम्हारे साथ अक्षम्य व्यवहार किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास जो था उसकी सराहना कैसे की जाए। उसने उसे बिना किसी अभिव्यक्ति के, बिना किसी दृश्य भावनात्मक प्रतिक्रिया के सुना। नताशा ने मुझे छोड़ दिया, उसने जारी रखा। वह हमारे बेटे को ले गई और रूस वापस चली गई। उसने कहा कि मैं खुद के अलावा किसी और से प्यार करने में असमर्थ था। और क्या तुम इस मूल्यांकन से सहमत हो? अनन्या ने पूछा, व्यक्तिगत रुचि की तुलना में बौद्धिक जिज्ञासा से अधिक। रोहन हिचकिचाया। मैं अपने बारे में ऐसी बातें सीख रहा हूं जिन्हें स्वीकार करना आसान नहीं है। रोहन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? बेशक। तुमने मुझे क्यों खोजा? तुम इस बातचीत से वास्तव में क्या उम्मीद करते हो? उसने अपनी आंखें नीची कर ली। मुझे उम्मीद थी, मुझे नहीं पता। शायद कि तुम मुझे माफ कर सको, या कम से कम मुझे यह समझने में मदद कर सको कि चीजों को कैसे ठीक किया जाए। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन यह एक क्रूर मुस्कान नहीं थी, यह लगभग मात्र थी। रोहन, मैं दोनों में से कोई भी काम नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कि मैं नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें अपने विकल्पों के परिणामों के साथ जीना सीखना होगा। तुम्हें खुद को माफ करने और एक बेहतर इंसान बनने का एक तरीका खोजने की जरूरत है, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अनन्या, मैं अभी भी, उसने दृढ़ता से कहा, यह मत कहो कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम मुझे बहुत समय से नहीं जानते। जिस महिला को तुम जानते थे, वह उसका एक छोटा संस्करण थी जो मैं वास्तव में हूं, और वह महिला अब मौजूद नहीं है। रोहन ने उसे वास्तविक दर्द की अभिव्यक्ति के साथ घूरा। तो कोई मौका नहीं है कि किसका कि हम वापस आ जाए? रोहन, भले ही मैं पहले जैसी ही व्यक्ति होती, भले ही तुम पूरी तरह से बदल गए होते, जवाब नहीं होता। इसलिए नहीं कि मैं प्रतिशोधी हो रही हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने एक ऐसा जीवन बनाया है जो मुझे वास्तविक खुशी देता है। मैं इसे क्यों छोड़ दूंगी? वे कुछ मिनटों के लिए चुप रहे। रोहन ने बिना पिए अपनी कॉफी में चीनी मिलाई। अनन्या सड़क पर गुजरते लोगों को देखती रही, उस जीवन के बारे में सोचती रही जो उसने बनाया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या अब तुम्हारे जीवन में कोई विशेष है? उसने आखिरकार कहा। अनन्या ने सवाल पर विचार किया। उसके जीवन में दिलचस्प पुरुष थे। फ्रांसीसी राजदूत ने अपनी रुचि स्पष्ट कर दी थी। एक इतालवी व्यवसायी उसे सुरुचिपूर्ण ढंग से लुभा रहा था। एक स्पेनिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साप्ताहिक रूप से फूल भेजते थे, लेकिन अभी के लिए वह यह जानने की स्वतंत्रता का आनंद ले रही थी कि वह कौन थी जब वह खुद को किसी भी पुरुष के संबंध में परिभाषित नहीं कर रही थी। हाँ, कोई बहुत खास है, उसने कहा। रोहन ने उम्मीद और ईर्ष्या के साथ एक ही समय में अपनी आंखें उठाईं। मैं, अनन्या ने कहा। उस जवाब की सुंदरता ने उसे एक घूंसे की तरह मारा। रोहन को आखिरकार पूरी तरह से एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। न केवल एक पत्नी, बल्कि एक असाधारण महिला जिसे जानने का उसे सौभाग्य मिला था और जिसे उसने शुद्ध अहंकार और स्वार्थ के कारण बर्बाद कर दिया था। अनन्या उठी। रोहन, मैं ईमानदारी से उम्मीद करती हूं कि तुम खुश रहने का एक तरीका खोजोगे, लेकिन उस खोज में अब अतीत को पूर्ववत करने की कोशिश शामिल नहीं हो सकती। तुम्हें एक बेहतर भविष्य बनाने की जरूरत है। उसने मेज पर दोनों के उपभोग के लिए पर्याप्त पैसे रखे। रुको, उसने कहा जब वह दूर जाने लगी। एक और बात है जो मुझे कहने की जरूरत है। अनन्या मुड़ी। धन्यवाद, रोहन ने कहा। तुम जो बन गई हो उसके लिए, मुझे यह दिखाने के लिए कि किसी के लिए क्रूर हुए बिना मजबूत होना
विनाशकारी हुए बिना शक्तिशाली होना संभव है। मैं तुम्हारी क्षमा के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे परिवर्तन का साक्षी होने के लिए आभारी हूं। जब से वे बैठे थे, पहली बार अनन्या वास्तविक कोमलता के साथ मुस्कुराई। रोहन, यह शायद पहली पूरी तरह से ईमानदार बात है जो तुमने मुझे सालों में कही है। और फिर वह दिल्ली की ऐतिहासिक सड़कों पर चलती हुई चली गई। न केवल रोहन को पीछे छोड़ गई, बल्कि खुद के उस पूरे संस्करण को भी जो उसे खुश करने के लिए मौजूद था। 3 दिन बाद अनन्या टोक्यो के लिए एक उड़ान पर थी। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में अपना पहला आधिकारिक मिशन शुरू कर रही थी। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए, बादलों को उसके नीचे असीम रूप से फैले हुए देखते हुए, उसने उन सभी महिलाओं के बारे में सोचा जो अभी भी उन्हें कम करने वाले रिश्तों की छाया में जी रही थीं। उसकी यात्रा ने एक मौलिक बात साबित कर दी। आप जो वास्तव में हैं, वह बनने में कभी देर नहीं होती। सम्मान की मांग करने में कभी देर नहीं होती। यह पता लगाने में कभी देर नहीं होती कि आप किसी भी व्यक्ति से अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान, अधिक मूल्यवान हैं, जो आपको इसके विपरीत समझाने की कोशिश करता है। हवाई जहाज भविष्य की ओर उड़ गया। एक ऐसी महिला को ले जा रहा था जिसने सभी की सबसे मुक्तिदायक सच्चाई सीखी थी। उसे शानदार होने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, वह पहले से ही थी। अनन्या शर्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा बदला हमें चोट पहुंचाने वाले को नष्ट करना नहीं है, बल्कि खुद का एक ऐसा संस्करण बनाना है जो उन लोगों की राय को अप्रासंगिक बना देता है जो हमारी सराहना करना नहीं जानते थे। उसने पाया कि वास्तविक मुक्ति क्षमा नहीं है, एक ऐसा शब्द जो अक्सर महिलाओं को भावनात्मक दुर्व्यवहार के चक्रों में फंसाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है, बल्कि आत्मज्ञान और पुनः प्राप्त आत्मसम्मान के माध्यम से प्राप्त उदासीनता है। आज कितनी महिलाएं अनन्या की तरह जीती हैं, छाया में खुद को कम करती हैं, उन पुरुषों से स्नेह के टुकड़ों को स्वीकार करती हैं जिन्हें उनका सम्मान करना चाहिए। परिवर्तन संभव है, लेकिन इसके लिए दर्दनाक सच्चाइयों का सामना करने का साहस और खुद को पूरी तरह से पुनर्निर्माण करने की ताकत की आवश्यकता होती है। अनन्या का सुखद अंत एक नए प्यार के माध्यम से नहीं आया, बल्कि फिर से खोजे गए आत्म प्रेम के माध्यम से आया। उसने साबित कर दिया कि एक महिला को पूरा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वह पहले से ही पूरी है। उसे बस यह याद रखने की जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है तो कमेंट्स में साझा करें। कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जिसे यह संदेश सुनने की जरूरत है, तो इस वीडियो को साझा करें।